नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं जमीनी लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाला स्क्रैप, खास तौर पर जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनसे निकलने वाले तार, पाइप, पुराने पैनल्स, इनका आखिर होता क्या है? सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इससे जुड़े कानूनी दांव पेच की एक बहुत साफ तस्वीर पेश करते हैं। तो आज की इस चर्चा को एक कहानी की तरह देखते हैं। अच्छा। मान लीजिए मुझे एक बड़े कमर्शियल टावर का इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं पहले दिन साइट पर हूँ। मेरे सामने सिर्फ एक खाली जमीन है। तो उस खाली जमीन से लेकर प्रोजेक्ट के आखिर में निकलने वाले हर तार के टुकड़े तक कानूनी तौर पर मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं? चलिए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये नजरिया बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ आप कह सकते हैं कचरा प्रबंधन नहीं है, ये असल में रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, हाँ। एक छोटी सी गलती, मतलब एक गलत जगह फेंका हुआ स्क्रैप, आपके पूरे प्रोजेक्ट के बजट, टाइमलाइन और यहाँ तक कि आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा पर भी भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं नियमों के क्यों और कैसे दोनों पहलुओं पर गौर करेंगे, ताकि ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत ना लगे बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस प्रैक्टिस की तरह समझ आए। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है प्रोजेक्ट के शुरू होने से भी पहले, मतलब प्लानिंग स्टेज पर। मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन काम शुरू करने से पहले मुझे किन कानूनों के बारे में पता होना चाहिए? क्या है इसके पीछे का पूरा कानूनी ढांचा? देखिए, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कानून जो है वो है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ओके, 2016 के नियम। जी, और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया है, जिसका मतलब है कि ये बहुत शक्तिशाली है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपके प्रोजेक्ट से निकलने वाला लगभग हर गैर खतरनाक स्क्रैप, जैसे स्टील के टुकड़े, कॉपर वायर, प्लास्टिक केसिंग, टूटे हुए पाइप, सब कुछ सीधे तौर पर इसी के दायरे में आता है। अच्छा, एक मिनट। हमारे स्रोतों में 2025 के नए नियमों का भी जिक्र है। आज 29 दिसंबर 2025 है, तो क्या मुझे आज से ही इन नए नियमों की चिंता करनी चाहिए? ये क्या है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और बिल्कुल सही समय पर पूछा गया है। देखिए, CND वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2025 को मई 2025 में अधिसूचित तो कर दिया गया है जी। लेकिन ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। अच्छा, तो अभी कुछ महीने हैं तैयारी के लिए। हाँ, हमारे पास तैयारी के लिए कुछ महीने हैं और ये बदलाव बहुत बड़ा है। इसमें 2 आप कह सकती हैं क्रांतिकारी चीजें आ रही हैं। पहली है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी EPR। EPR, ओके। और दूसरी है रीसाइक्लिंग के लिए निश्चित लक्ष्य। हम इस पर आगे और बात करेंगे, लेकिन ये भविष्य में अनुपालन का चेहरा पूरी तरह बदल देगा। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। आपने CND नियमों की बात की, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्क्रैप में तो बहुत सारे पुराने स्विच, सर्किट बोर्ड्स और केबल होते हैं। सही। उनमें तो खतरनाक पदार्थ भी हो सकते हैं। तो क्या ये सब भी सिर्फ मेटल और प्लास्टिक ही माने जाते हैं, या इनके लिए कोई और नियम है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर नियमों की एक और परत जुड़ जाती है। अच्छा। अगर आपका स्क्रैप कचरे की श्रेणी में आता है, जैसे पुराने केबल, इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स, सेंसर, तो उस पर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 भी लागू होते हैं। ओहो, तो दो नियम एक साथ। जी, और इसका मकसद यही है कि इनमें मौजूद खतरनाक पदार्थ जैसे सीसा या मरकरी, उनको अलग से और सुरक्षित तरीके से संभाला जाए। तो आपको एक ही साइट पर 2 अलग-अलग नियमों का पालन करना पड़ सकता है। ये नियम तो बहुत सख्त लगते हैं, खासकर जब आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का नाम लेते हैं। ये सुनकर तो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के मन में पहला सवाल यही आएगा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कॉलर किसका पकड़ा जाएगा? बिल्कुल। क्या ये प्रोजेक्ट के मालिक की जिम्मेदारी है या ठेकेदार की? स्रोत में क्रैडल टू ग्रेव दृष्टिकोण का जिक्र है, इसका असल मतलब क्या है? क्रैडल टू ग्रेव यानी पालने से कब्र तक। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि कचरा पैदा होने से लेकर उसके वैज्ञानिक तरीके से अंतिम निपटान तक पूरी जिम्मेदारी उसे पैदा करने वाले की है। पूरी जिम्मेदारी? हाँ। हाँ। आप ये कह के प्रला नहीं झाड़ सकते कि मैंने तो स्क्रैप डीलर को बेच दिया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। और नियमों में जनरेटर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें प्रोजेक्ट के मालिक, डेवलपर, ठेकेदार और यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेवा प्रदाता भी शामिल है। संक्षेप में, जिसके काम से कचरा पैदा हो रहा है
वो जिम्मेदार है। स्रोत में एक और शब्द है जो बड़ी परियोजनाओं के लिए जरूरी लगता है, बल्क जनरेटर। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी साइट पर एक दिन में 20 टन से ज्यादा 20 टन या एक महीने में 300 टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है तो आपको बल्क जनरेटर माना जाता है। और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में ये तो आसानी से हो जाता होगा। बिल्कुल, किसी भी बड़े कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में ये आंकड़ा आसानी से पार हो जाता है। और बल्क जनरेटर के लिए नियम और भी सख्त हो जाते हैं। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा, जैसे कि? खासतौर पर कचरे को अलग करने और उसकी रिपोर्टिंग को लेकर। 1 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा सुनने में तो बहुत गंभीर है, लेकिन क्या ये जमीनी हकीकत में लागू होता है या ये सिर्फ कागज पे डराने के लिए है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई इन नियमों का पालन ना करे तो असल में होता क्या है? नहीं, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है और ये बहुत गंभीरता से लागू होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंड बहुत सख्त हैं। इसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 5 साल तक की कैद या फिर दोनों हो सकते हैं। और यहाँ एक बात समझना जरूरी है जी, ये सिर्फ कंपनी पर लगने वाला जुर्माना नहीं है। ये सीधे प्रोजेक्ट हेड या जिम्मेदार मैनेजर पर भी आ सकता है। ओहो, तो ये सिर्फ कंपनी का खर्चा नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत कानूनी जोखिम बन जाता है। सही बात है। और इससे प्रोजेक्ट की इंश्योरेंस लागत और कंपनी की प्रतिष्ठा पर भी गहरा असर पड़ता है। ये तो वाकई एक गंभीर जोखिम है। तो चलिए अब बात करते हैं कि साइट पर असल में करना क्या है, हमारा काम करने का तरीका क्या होना चाहिए। प्लान बन गया, टीम साइट पर है, पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है योजना बनाना। प्रोजेक्ट का काम जमीन पर शुरू होने से पहले ही आपको स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जी, उनको एक विस्तृत वेस्ट मैनेजमेंट प्लान जमा करना होगा और उसकी मंजूरी लेनी होगी। और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आपके प्रोजेक्ट का अनुपालन का ब्लूप्रिंट है। इसमें आपको बताना होगा कि आप अंदाजन कितना और किस तरह का स्क्रैप उत्पन्न करेंगे, उसे साइट पर कैसे अलग अलग करेंगे, कहाँ सुरक्षित रखेंगे और अंत में उसे किस अधिकृत रिसाइकलर को भेजेंगे। ठीक है, प्लान मंजूर हो गया। अब साइट पर काम शुरू होता है और स्क्रैप निकलना शुरू होता है। तो मतलब अब साइट पर सिर्फ एक बड़ा डंपर नहीं रख सकते, अब हमें अलग अलग डिब्बे रखने होंगे। बिल्कुल, अब वो एक डंपर वाला तरीका नहीं चलेगा। सोचिए कि आपको साइट पर 4 अलग अलग ढेर या जोन बनाने हैं। 4? जी, 4। पहला ढेर है स्ट्रक्चरल वेस्ट यानी कंक्रीट, ईंटें और चिनाई का मलबा। ठीक है। दूसरा है फिलर वेस्ट जिसमें मिट्टी, चट्टाने और मलबा आता है। तीसरा और हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट के लिए सबसे जरूरी है रिसोर्स ढेर। रिसोर्स ढेर? हाँ, जिसमें आपका सारा कीमती मेटल, लकड़ी, प्लास्टिक और कांच है। और चौथा ढेर है ईंट और मोटार का। और बल्क जनरेटर के लिए तो रंग कोडेड डिब्बे या साफ तौर पर चिन्हित जोन बनाना अनिवार्य है। और हमारे खास इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्क्रैप का क्या, जिसमें खतरनाक कचरा भी हो सकता है? क्या उसके लिए एक 5वां ढेर भी बनाना होगा? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। आपका सामान्य मेटल स्क्रैप तो रिसोर्स ढेर में जाएगा, लेकिन अगर उसमें खतरनाक कचरा है, जैसे कि सीसा युक्त तार, पुराने सर्किट बोर्ड या मर्क्यूरी वाले स्विच, तो उन्हें एक अलग, सुरक्षित और ढके हुए कंटेनर में इकट्ठा करना होगा। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे आप केवल सरकार द्वारा अधिकृत ई वेस्ट रिसाइकलर्स को ही दे सकते हैं, किसी भी सामान्य कबाड़ी या स्क्रैप डीलर को नहीं। कचरा अलग अलग कर लिया, लेकिन प्रोजेक्ट्स तो महीनों, कभी-कभी सालों चलते हैं। इस स्क्रैप को साइट पर सुरक्षित रखने के लिए क्या नियम है? ये तीसरा कदम है, सुरक्षित भंडारण यानी स्टोरेज। आप स्क्रैप को साइट पर कहीं भी खुले में नहीं छोड़ सकते। उसे ढके हुए और लीक प्रूफ कंटेनरों में रखना चाहिए ताकि बारिश या हवा से पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। एक उदाहरण देता हूं। जी। मान लीजिए आपके पास पुराने ट्रांसफार्मर का स्क्रैप है। अगर उसे ठीक से स्टोर नहीं किया गया और उससे तेल का रिसाव हो गया तो वो जमीन के नीचे पानी को प्रदूषित कर सकता है। और इसके लिए बहुत भारी जुर्माना लग सकता है। बहुत भारी। और अगर साइट बहुत बड़ी हो या किसी रिहायशी इलाके के पास हो तो? बड़ी साइटों के लिए जहां प्रतिदिन 5 टन से ज्यादा कचरा निकलता है, एक और सख्त नियम है। उन्हें आवासीय क्षेत्रों और जल निकायों जैसे नदी या तालाब से कम 500 मीटर का बफर जोन बनाए रखना जरूरी है। 500 मीटर? जी, ताकि धूल, शोर या किसी भी तरह के प्रदूषण से आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो हमने योजना बनाई, कचरा अलग किया और उसे सुरक्षित रूप से स्टोर किया। अब आता है चौथा और अंतिम कदम, इसे साइट से हटाना यानी निपटान और रिसाइकलिंग। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? सबसे पहली और सख्त हिदायत, कचरे को खुले में फेंकना,
किसी नदी नाले में डालना या जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित और एक दंडनीय अपराध है। मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। इसे केवल अधिकृत ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से ही सरकार द्वारा मंजूरशुदा प्रसंस्करण सुविधाओं या रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचाया जा सकता है। तो सरकार का जोर अब डिस्पोजल पर नहीं बल्कि रिसाइकलिंग पर है। पूरा जोर। अरे वाह! तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल या एसी यूनिट का निर्माता सिर्फ उसे बेचकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उसे ये भी सोचना होगा कि 15 साल बाद जब ये कबाड़ बनेगा तो उसका क्या होगा। ये तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये एक गेम चेंजर है। 2026 से जो ईपीआर लक्ष्य लागू होंगे, उनके अनुसार 2026-27 में 5% पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करना अनिवार्य होगा, जो 2030-31 तक बढ़कर 25% हो जाएगा। 25%? हाँ, इसका मतलब है कि अब कंपनियों को ऐसा सामान डिजाइन करना होगा जिसे रिसाइकल करना आसान हो। ये भारतीय निर्माण उद्योग में एक सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। सर्कुलर इकोनॉमी? जी, मतलब जहां चीजें बनकर, इस्तेमाल होकर कचरा नहीं बनती, बल्कि कचरे से वापस एक कीमती संसाधन बनकर अर्थव्यवस्था में लौट आती हैं। इस सब में एक चीज जो अक्सर छूट जाती है वो है कागजी कार्यवाही, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। हाँ, एक कहावत है, अगर यह लिखा नहीं है तो यह हुआ नहीं माना जाएगा। यह यहाँ कितना सच है? यह यहाँ 100% सच है। देखिए, मैंने एक केस देखा था जहां एक ठेकेदार ने सब कुछ सही किया था। कचरा अलग किया, सही ट्रांसपोर्टर को दिया, सही रिसाइकलर को भेजा, लेकिन उसके पास रिसाइकलर से मिली रसीद नहीं थी। ओहो, सिर्फ एक कागज? सिर्फ उस एक कागज के न होने पर उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा। इसलिए आपका पेपर ट्रेल ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। नियमों के अनुसार सभी रिकॉर्ड कम से कम 5 साल तक संभाल कर रखने होंगे। साल तक? हाँ। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को कौन-कौन से मुख्य दस्तावेज अपनी फाइल में रखने चाहिए? आपकी फाइल में सबसे ऊपर होना चाहिए आपका मंजूर किया हुआ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है। फिर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से मिला प्राधिकरण, मतलब ऑथराइजेशन, अगर आप बल्क जनरेटर हैं। इसके बाद एक लॉगबुक जिसमें रोज या हर हफ्ते कितना और किस तरह का स्क्रैप पैदा हुआ और कितना निपटाया गया, इसका हिसाब हो। और सबसे जरूरी, अधिकृत ट्रांसपोर्टरों और रिसाइकलर से मिली रसीदें या मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट? जी, जो ये साबित करती हैं कि आपने कचरा सही जगह पर भेजा है। और क्या सरकार को कोई नियमित रिपोर्ट भी भेजनी होती है? हाँ, बिल्कुल। हर जनरेटर को साल खत्म होने के बाद 30 जून तक फॉर्म 3 में एक वार्षिक रिपोर्ट स्थानीय प्राधिकरण को देनी होती है। हर साल? जी, हर साल। इसमें पूरे साल के कचरा प्रबंधन का ब्यौरा होता है। और भगवान न करे अगर साइट पर कोई दुर्घटना हो जाती है जी, तो 24 घंटे के भीतर फॉर्म वी में दुर्घटना रिपोर्ट भी देनी होती है। आपने मैनिफेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। ई कचरे के लिए भी कुछ ऐसा ही है। स्रोतों में एक मैनिफेस्ट सिस्टम का जिक्र है। हाँ, ई कचरे के लिए यह सिस्टम और भी मजबूत है। इसे आप एक तरह का कचरे का पासपोर्ट समझ सकते हैं। कचरे का पासपोर्ट, ये तो बड़ा दिलचस्प है। जी, जैसे एक व्यक्ति एयरपोर्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रैक होता है, वैसे ही फॉर्म 3 वाला ये मैनिफेस्ट सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि खतरनाक ई कचरे का हर मूवमेंट ट्रैक हो। अच्छा। ये जनरेटर से शुरू होता है, ट्रांसपोर्टर के पास जाता है और जब तक रिसाइकलर के पास पहुंचकर उसे सुरक्षित रूप से नष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक ये पासपोर्ट उसके साथ चलता है, ताकि वो कहीं रास्ते में गायब न हो जाए। बिल्कुल। इससे ये सुनिश्चित होता है कि खतरनाक कचरा कहीं रास्ते में गायब न हो जाए। ये सब करते हुए साइट पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा का सवाल भी उठता है। क्या इन नियमों का श्रमिकों की सुरक्षा से कोई सीधा संबंध है? बिल्कुल सीधा संबंध है। स्रोत में IS 4130.1966 का उल्लेख है, जो इमारतों को सुरक्षित रूप से तोड़ने के तरीकों के बारे में एक भारतीय मानक है। इसका मकसद ही ये सुनिश्चित करना है कि डिमोलिशन या काम के दौरान गिरते स्क्रैप से कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन इससे भी बढ़कर ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। और क्या श्रमिकों को इस सब पर कोई ट्रेनिंग देना भी अनिवार्य है? दिलचस्प बात यह है कि C&D नियमों में सीधे तौर पर प्रशिक्षण को अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ एक और कानून, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 तस्वीर में आता है। अच्छा। इसके तहत नियोक्ता की यह जिम्मेदारी है कि वो श्रमिकों को उनके काम से जुड़े हर खतरे पर सुरक्षा प्रशिक्षण दे, और कचरा प्रबंधन निश्चित रूप से उन खतरों में से एक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से
ये एक कानूनी जरूरत बन जाती है। तो इस प्रशिक्षण में क्या-क्या शामिल होना चाहिए ताकि वो सिर्फ एक औपचारिकता ना रहे? इसमें 4 चीजें जरूर होनी चाहिए। पहली, कानूनी नियमों की सरल भाषा में जानकारी। जी। दूसरी, कचरे को सही तरीके से अलग करने का प्रैक्टिकल डेमो। तीसरी, खतरों की पहचान करना, जैसे स्क्रैप के नुकीले किनारे, रासायनिक रिसाव या ई स्क्रैप से बिजली का झट्टा लगने का खतरा। सही बात है। और चौथी, आपातकालीन प्रक्रियाएं कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या करना है। ये सिर्फ नियम का पालन नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए भी जरूरी है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को उस प्रोजेक्ट मैनेजर के नजरिए से संक्षेप में समझते हैं, जिसकी कहानी से हमने शुरुआत की थी। अगर उसे कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? उस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सफलता का मंत्र कुछ यूं है। पहला, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक ठोस वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाएं और मंजूर कराएं। ये आपकी नींव है। दूसरा, साइट पर कचरे को अलग करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसे रिसोर्स समझें, कचरा नहीं। सही। तीसरा, अपने हर कदम का दस्तावेजीकरण करें। आपकी फाइल आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और चौथा, 2026 से लागू होने वाले नए ईपीआई नियमों के लिए अभी से अपने सप्लायर्स और निर्माताओं से बात करना शुरू कर दें। तो ये सिर्फ जुर्माने से बचने या नियमों का पालन करने से कहीं ज्यादा बड़ा मामला है? बिल्कुल, ये भारतीय निर्माण उद्योग की सोच में एक बुनियादी बदलाव है। हम एक टेक मेक वेस्ट यानी बनाओ, इस्तेमाल करो, फेंको वाली अर्थव्यवस्था से एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा भविष्य है जहां कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाला स्क्रैप एक बोझ नहीं, बल्कि एक कीमती संसाधन है जो देश की अर्थव्यवस्था में वापस योगदान देता है। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए। स्रोत में इस बात का उल्लेख है कि 2026 तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CCPB के एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्क्रैप की पूरी यात्रा को ट्रैक करना अनिवार्य हो जाएगा। जी। तो सोचने वाली बात यह है, कल्पना कीजिए अगर एक टूटे हुए स्विच से लेकर एक बड़ी स्टील की बीम तक हर स्क्रैप को एक QR कोड के जरिए वास्तविक समय में डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सके, तो ये भारत में न केवल अनुपालन को 100% पारदर्शी बना देगा, बल्कि निर्माण और रिसाइकलिंग के पूरे बिजनेस मॉडल को कैसे बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।